डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा सुपर साइक्लोन अम्फन। हर एग्जाम में जिसमें कि जीएस पूछा जाता है, चाहे वो आपका 66 बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में साइक्लोन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर होता है। इस बार तो ये ज़्यादा निश्चित है कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा और एक से ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना है, क्योंकि साइक्लोन अम्फन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। दोस्तों, ये पोर्शन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 66 बीपीएससी एग्जाम के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ही इसमें पूछे जाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इससे, लेकिन ये 66 बीपीएससी एग्जाम के हिसाब से तैयार किया गया है। और आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का इसमें कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है जो हम डिटेल से आगे डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि साइक्लोन होता क्या है। व्हाट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन बेसिकली साइक्लिक वर्ड से बनता है। साइक्लिक वर्ड से बनता है साइक्लोन। तो साइक्लोन का मतलब हो गया साइक्लिक मूवमेंट ऑफ विंड that may be in the clockwise direction or anti-clockwise direction around a low pressure center। एक लो प्रेशर कम दबाव वाले क्षेत्र के अराउंड साइक्लिक मूवमेंट विंड का होना, चाहे ये विंड का मूवमेंट साइक्लिक में क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, these are rotating wind in cyclic order inwardly towards an area of low atmospheric pressure। सो साइक्लोन की खासियत यह है कि इसमें एक लो प्रेशर सेंटर होगा। साइक्लोन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, जो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आज के टॉपिक में सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस करने वाले हैं। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज साइक्लिक फॉर्मेशन ऑफ विंड इन ट्रॉपिक्स रीजन। ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया, उसको ट्रॉपिक रीजन कहते हैं, राइट। जीरो से लेकर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, जीरो से लेकर 23 डिग्री हाफ साउथ, ये ट्रॉपिक रीजन कहलाता है। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो जो एग्जैक्ट एरिया है, एरिया बिटवीन इक्वेटर टू 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 26 मिनट साउथ, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझें। लो प्रेशर सेंटर, हाई प्रेशर सेंटर। देखिए, जब जहां कहीं भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तो आसपास का विंड हाई प्रेशर में होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। तो अगर कहीं पे लो प्रेशर सेंटर है तो वहां चारों तरफ की विंड आकर मिलती है और मिलने के बाद ऊपर उठती है। अगर कहीं पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जहां जैसे ठंडी जगह है वहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर से विंड चारों तरफ फैलती है, राइट। ये एक बेसिक कंसेप्ट है प्रेशर का। देन व्हेन विंड क्रॉसेस थ्रू सी इट पिक्स अप मॉइस्चर, देन इन द लो प्रेशर रीजन इट फॉल्स एंड कॉजेस रेन। ये एक कंसेप्ट समझते हैं। जब विंड सी एरिया को क्रॉस करती हुई जाती है, तो विंड जब क्रॉस करती हुई जाती होगी तो ये सी एरिया से मॉइस्चर को पिकअप करती है, वेपर फॉर्म में मॉइस्चर को पिकअप करती है, और यही वेपर फॉर्म में जो वाटर होता है ये विंड के साथ साथ मूव करता है, और जहां कहीं भी इसको ठंडी जगह मिलेगी फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है और वहां पर रेन करता है। अगला कंसेप्ट है फ्रंट्स का। फ्रंट का एक लार्ज कंसेप्ट होगा दोस्तों, इसको हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये साइक्लोन का आपका पहला वीडियो है, इसके बाद हम लोग दूसरे किसी वीडियो में फ्रंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। देन अब देखिए साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक पैसेज जैसा दिखाई पड़ रहा है। दिस पैसेज इज फ्रॉम ओवर सी। यहाँ पे दूर एक सी एरिया होगा कहीं पे। इस सी एरिया से इस पोर्शन पे लो प्रेशर जनरेट होता है। लो प्रेशर होने के कारण चारों तरफ से विंड यहाँ से मिलती है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और फिर ये लो प्रेशर से विंड ऊपर की तरफ मूव करेगा
और फिर ऊपर जब ट्रोपोस्फियर में पहुंचता है तो चारों तरफ फैलता है एरिया, देखिए कितना विशाल फैलता है। ये फैलाव 200-250 किलोमीटर तक हो सकता है। जब ये फैलेगा तो ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण मॉइस्चर ये फिर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर बारिश फॉर्म होता है। ये पूरा तरीका होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन का, जिसको कि आगे हम लोग एक और तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग ये समझते हैं कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, ये है वाटर बॉडी, सी सरफेस मान लेते हैं। जब सी सरफेस हीटेड होता है तो अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाए, जनरली ये टेम्परेचर माना जाता है 26 डिग्री के अबव, मतलब 26 से ऊपर 27 डिग्री के आसपास ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। अगर इतना टेम्परेचर पहुंच गया तो यहाँ मान लेते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। अब आप कहेंगे 27 डिग्री टेम्परेचर तो कोई खास टेम्परेचर नहीं है, लेकिन वाटर बॉडी के ऊपर ये टेम्परेचर, सी सरफेस के ऊपर ये टेम्परेचर मायने करता है। जब लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा तो आप लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, तो चारों तरफ से विंड मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर एरिया है हाई प्रेशर और इधर था लो प्रेशर। जब ये विंड यहाँ पहुँचती है तो इसके बाद विंड आपस में कन्वर्ज होती है, मतलब मिलती हैं, और मिलने के बाद फिर राइज करेंगे ऊपर की तरफ। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये विंड मूव कर रही थी सी सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से जो वाटर पार्टिकल है इसको पिकअप करता है विंड, तो वाटर पार्टिकल वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, और वाटर वेपर के साथ साथ कन्वर्ट होने के बाद विंड प्लस वाटर वेपर यहाँ विंड मॉइस्चर के साथ आता है। तो काफ़ी लार्ज वॉल्यूम में विंड होगा मॉइस्चर के साथ। जब ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने के दौरान जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये और राइज करता रहेगा, धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता रहेगा, एंड देन जब ये ऊपर ट्रोपोस्फेयर में पहुंचता है तो ट्रोपोस्फेयर में पहुंचने के बाद अब सिंस यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ सकता ये विंड, सो अब क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं बढ़ सकता, क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये सब कंसेप्ट कुछ ऐसे हैं, देखिए इसमें, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, बट ये टेम्परेचर इन्वर्जन होने के कारण आगे और बढ़ नहीं सकता, इसलिए हॉरिजॉन्टली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हॉरिजॉन्टली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और करीब 200 से लेकर 250 किलोमीटर के बाद ये फिर से फॉल करना स्टार्ट कर देगा नीचे। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल कराता है। रेनफॉल करने के कारण यहाँ पे एक फ्लडिंग सिचुएशन आ जाती है, और फिर से ये विंड यहाँ से इस तरफ मूव करेगा लो प्रेशर जोन की तरफ। तो देयरफॉर ये एक साइकिल फॉर्मेशन करता है, यहाँ भी एक साइकिल फॉर्मेशन करेगा। जब ये विंड मूव कर रहा होगा, राइट, तो फिर से अपने साथ मॉइस्चर पिकअप करेगा, एंड देन वंस अगेन मॉइस्चर पिकअप करके फिर से राइज करेगा। तो ये साइकिल फॉर्मेशन होता रहता है। अब देखिए, जब यहाँ पर फिर से ये विंड पहुँच रहा है, यहाँ फिर से ये विंड पहुँच रहा है, तो एक छोटा सा नैरो पैसेज बनता है। ये नैरो पैसेज ऊपर से देखने पे एक आई की तरफ फॉर्मेशन लगेगा आपको। सिंस यहाँ पे सारे विंड फिर से मिल रहे हैं तो यहाँ फिर से हाई प्रेशर आ गया ऊपर, और हाई प्रेशर के कारण यहाँ ऊपर से नीचे फिर से विंड मूव करता है। तो दो तरह की मूवमेंट है, एक तो ऊपर से यहाँ डाइवर्स कर रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, और यहाँ पर जो आई बन गया यहाँ से फिर से नीचे की तरफ ये मूव करेगा, लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगा, राइट। अब यहाँ से जो विंड लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर रहा है, तो एक तो साइकिल डायरेक्ट ऊपर से नीचे है, फिर ये जो साइकिल आ रहा है ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। तो जब ये विंड यहाँ पे आया लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर के बाद फिर से ये इस तरफ डाइवर्स करेगा, तो ये करंट एंटी करंट चलता रहता है ऐसे, राइट। जब ये विंड नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से फैलेगा तो ये सी सर्ज करवाता है। मतलब सी सर्ज का मतलब क्या हो गया कि जो सी सरफेस है
उसका वाटर राइज करना स्टार्ट करेगा और कोस्टल एरियाज को फ्लड कर देता है। तो ये फॉर्मेशन होती है आपकी साइक्लोन की, राइट। इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट समझते हैं कि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ही क्यों होते हैं। तो कंसेप्ट को दोस्तों हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, है ना, आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये सब कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दोस्तों, अगला टॉपिक जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। सो इनमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो अर्थ के मोशन से जनरेट होता है। अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, इसी के कारण कॉरियोलिस इफेक्ट विजिबल होता है। इक्वेटर के ऊपर ये कॉरियोलिस इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इक्वेटर के ऊपर कॉर्निश इफेक्ट जीरो होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ हम बढ़ते हैं तो कॉरियोलिस इफेक्ट बढ़ता जाता है। ये कॉरियोलिस इफेक्ट सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। दूसरा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स के बीच में फॉर्म होता है और ये रीजन कहलाता है आईटीसीजेड रीजन। आईटीसीजेड रीजन हम लोग साइक्लोन का ही दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहलाता है। इस जोन की भी अपनी खासियत है, वो हम दूसरे वीडियो में समझेंगे इसको डिटेल से। तीसरा है वार्म वाटर टेम्परेचर। 27 डिग्री का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है 50 मीटर की डेप्थ तक, जहां पे कि साइक्लोन की फॉर्मेशन हो सकती है। चौथा है रैपिड कूलिंग ऑफ एयर विद हाइट। जैसे जैसे एयर हाइट गेन करता जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है, जिसके कारण कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये धीरे धीरे जो मॉइस्चर होता है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण लेटेंट हीट रिलीज होती है। यही रैपिड कूलिंग ऑफ एयर विद हाइट बहुत जरूरी है। देन है हाई ह्यूमिडिटी। ऑब्वियसली जो साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है वो ह्यूमिडिटी के कारण ही होगा, क्योंकि जब सरफेस से विंड मूव करती है तो अपने साथ वाटर पार्टिकल को मॉइस्चर के रूप में पिकअप करते हुए जाती है। यही कारण है कि जैसे ही ये सरफेस से वापस जब लैंड पे आ जाएगा साइक्लोन, तो ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाता और साइक्लोन फिर खत्म हो जाता है। सो अभी जो आपने एक इमेज देखा था, अगर उस इमेज को आप देखें फिर से, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, राइट, यहाँ ये जो सरफेस है आपका, ये वाटर सरफेस होगा, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करके ये ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन। अगर लैंड पे आ जाएगा ये तो मॉइस्चर नहीं मिलेगा, वाटर पार्टिकल नहीं मिलेगा, फिर क्लाउड की फॉर्मेशन, क्लाउड को नहीं मिल पाता मॉइस्चर। सो देयरफॉर यहाँ पे जब लैंड पर आएगा ये साइकिल तो ये खत्म हो जाता है। लेकिन सिंस ऑलरेडी इसमें कुछ पार्टिकल हैं वाटर के लिए, ऑलरेडी क्लाउड फॉर्म कर चुका है, तो 200-250 किलोमीटर तक फैलता है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। जब ये साइक्लोन लैंड पे आएगा तो फर्स्ट टाइम जब ये लैंड को टच करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं लैंडफॉल, राइट। सो तभी मैंने आपको बताया कि जो हाई ह्यूमिडिटी ओवर सी, हाई ह्यूमिडिटी काफी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लो अमाउंट ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, राइट। लो अमाउंट ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, शेयर का मतलब होता है शेयरिंग फोर्स कहते हैं, जिसके कारण कि विंड जो होगा वो ऊपर उठता है और फिर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऊपर उठ के जो डिफ्लेक्शन का पार्ट है वर्टिकल विंड शेयर कहलाएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट साइक्लोन का अगला वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। देन है सेवेंथ प्री एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टर्बेंस। ये जो डिस्टर्बेंस है ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, और ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, ये सब भी अगले वीडियो में आप समझ पाएंगे, राइट। क्योंकि साइक्लोन के लिए सिर्फ एक वीडियो काफी नहीं है, उसके लिए हमें दो या दो से ज्यादा वीडियो की भी जरूरत पड़ सकती है। सो देयरफॉर एक सिंगल वीडियो काफी लार्ज हो जाता। सो कुछ पार्ट हम लोग अगले वीडियो के लिए रखते हैं। अब देखिए साइक्लोन का मूवमेंट क्या है। साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्यों अपीयर होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में ही पढ़ेंगे।
सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्यों अपीयर होता है, इसके कारण है एक तो ट्रेड विंड्स और दूसरा है कॉरियोलिस फोर्स। तो दोस्तों एक इमेज देखिए, ये यहाँ पे आपको जो ये साइक्लोन दिखाई पड़ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए, है ना, ये वाला जो आर्म है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ जा रहा है, राइट। देन अब इस इमेज को हम समझेंगे, यहां से कॉरियोलिस फोर्स को हम समझते हैं। देखिए ये जो पार्ट घूम रहा है, तो ये एक साइक्लिक मूवमेंट है, मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट का वीडियो लिया हुआ है। और ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये आई है, राइट। देन यहां पर जो मूवमेंट है ये कॉरियोलिस इफेक्ट, इसको हम कैसे समझेंगे कि देखिए ये मान लेते हैं कि है अर्थ। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज टूल्स नहीं अवेलेबल है। ये इक्वेटर मान लीजिए, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ है। ये हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये अर्थ का एक्सिस है, थोड़ा टिल्टेड है एक्सिस बिकॉज 23.5 डिग्री पे टिल्टेड होता है। और अर्थ का जो मोशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, राइट, ऐसे। दिस पार्ट इज नॉर्थ, this part is south, this part is west, and this part is east. So I'm sorry मैंने ऊपर इमेज गलत बना दिया इसका। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ना। सो ये वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट के कारण अब देखिए क्या होगा कि जब अर्थ रोटेट करेगी तो 24 घंटे में ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला सर्कल है ये भी 24 घंटे में अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा। और सबसे लार्ज सर्कल जो है इक्वेटर का, ये भी 24 घंटे में ही अपना एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा। सो सिंस दोनों सर्कल 24 घंटे में ही अपना एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, तो दिखने में ये लगेगा कि ये काफी धीरे धीरे घूम रहा है और ये काफी फास्ट घूम रहा है। तो ये दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है, और अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये जो पार्टिकल होगा इसके ऊपर, यहाँ पर अगर है पार्टिकल, कम फोर्स लग रहा है और यहाँ पर पार्टिकल के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसको डिनोट करते हैं हम एक अलग कलर से। सो यहाँ पार्टिकल के ऊपर फोर्स कम, यहाँ पार्टिकल के ऊपर फोर्स ज्यादा। जब ये नॉर्थ पोल जो होता है, ये नॉर्थ पोल काफी ठंडा होगा, ऑब्वियसली सनलाइट यहाँ कम पहुंचती है या पहुंचती ही नहीं है। और ये पार्ट इक्वेटर जिसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पहुंचती है, ये पार्ट काफी गर्म होता है। तो नॉर्थ पोल होगा हाई प्रेशर रीजन और ये पार्ट होगा इक्वेटर वाला लो प्रेशर रीजन। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। जब पोल से विंड मूव करेगी तो यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होता है। सिंस ये फोर्स, अब देखिए जो अर्थ का मोमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, तो वेस्ट टू ईस्ट होने के कारण यहां जो फोर्स लगेगा इस मोशन के ऑपोजिट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो देयरफॉर जब ये विंड मूव कर रही होगी इस तरफ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिजिक्स के जो स्टूडेंट होंगे इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, अगर आपने 11th-12th में फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सो देयरफॉर इसका मोशन ऐसा हो जाएगा। तो जो भी विंड मूव करती है नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ, ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे ये डिफ्लेक्शन तो मुझे लेफ्ट दिखाई पड़ रहा, राइट कहां से है ये? ऑब्वियसली आपको दिखने में लेफ्ट लग रहा है, लेकिन जब ज्योग्राफी में हम लोग विंड का डायरेक्शन देखते हैं इसके ओरिजिन पॉइंट से देखते हैं। तो ओरिजिन देखिए, यहां से जब आप देखेंगे तो सिंस आपके लेफ्ट है तो यहां से ये राइट होता है, ठीक है।
अगर आप इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हो तो उसको उल्टा करके देखिए ओरिजिन पॉइंट की तरफ से, तो आपको ये राइट की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली जब यहां से मूव करेगा साउथ पोल से, तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, राइट। बस यही कोरोलिस फोर्स का के बारे में समझना था हमें। अब इसको साइक्लोन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब ये वाला पार्ट है इक्वेटर, इक्वेटर के ठीक ऊपर मान लेते हैं इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से अगर कोई साइक्लोन बना और हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, ये जो आई पार्ट है यहां पर हवा ऊपर की तरफ है। अब इसको अप्लाई करते हैं अपने साइक्लोन के ऊपर। सो ये इक्वेटर, इसके ठीक ऊपर ये वाला पार्ट इंडियन ओशन का है। यहां से जब साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी। हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो इस हवा के ऊपर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा, जिसके कारण कि ये एक साइक्लिक मोशन में घूमता है, और ये साइक्लिक मोशन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगेगा, और ये इसको ऐसे रोटेट करता रहेगा, राइट। ये ऐसे इसको रोटेट करता रहेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन आता है। सो यही इफेक्ट है कोरोलिस फोर्स का, राइट, जो हमें समझना था। अगर फिर भी आपको समझ, देखिए अगर वहां समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट करता है। सो कोरियोलिस फोर्स को समझने के लिए ये डायग्राम बनाया है अभी। दिस इज द अर्थ, ये नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर से पोलर विंड मूव कर रही है इक्वेटर की तरफ। तो मैं पहले पेन का कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई विल टेक दिस रेड कलर, तो इससे डिनोट करना आसान रहेगा। और हाइलाइटर भी ले लें, चलिए रेड कलर से करके देखते हैं। सो पोलर विंड मूव करती है इक्वेटर की तरफ, राइट। जब ये पोलर विंड इक्वेटर की तरफ मूव करेगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे देखिए। तो इसको हम फोर्स वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये देखिए, ये कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, और विंड ये ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड स्काई की तरफ। तो ये हो गया कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट है ये, क्योंकि हमें ओरिजिन पॉइंट मतलब नॉर्थ पोल से डायरेक्शन को देखना है, और विंड जा रही है ऊपर की तरफ यहां से ऐसे। तो ये हेड टू हेड आता है ऐसे, और फिर यहां पर जो मोशन आएगा विंड का, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन बनेगा, ऐसा। ऐसे देखिए, है ना। सिमिलरली अब हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल से पोलर विंड मूव कर रही है इक्वेटर की तरफ। जब इक्वेटर की तरफ ये पोलर विंड मूव करती है तो अब यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको डाइवर्ट करेगा। तो फिर से हम लेते हैं, यहाँ पे विंड अपवर्ड मूव कर रही है और इसको मूव करवा रहा है कोरियोलिस फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड को एक्ट करेगा, तो टेल पे डिनोट करेंगे इसको, एंड देन फिर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ऐसा। ठीक है, यही हमें कोरियोलिस फोर्स के बारे में समझना था दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, वहां पे फिर से मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी में आगे भी कई जगह पे यूज होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइमिंग ऑफ साइक्लोन क्या है? साइक्लोन का जो टाइमिंग होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जुलाई से अक्टूबर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर से मार्च होता है। अब टाइमिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझिए। सिंपल समझने की बात यह है कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए गर्म हवा की जरूरत है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है। तो गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होती है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर से मार्च के बीच में होती है। तभी जो टाइमिंग ऑफ साइक्लोन है वो भी इसी के साथ, समर के साथ मैच करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए अब टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या क्या है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन के कई टाइप हैं, जैसे हरिकेन, टाइफून, नॉर्मल साइक्लोन, टॉर्नेडो, विली विली एटसेट्रा। अब ये तो चलिए है ही आपके पास, ये आप स्लाइड से नोट भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे इसको। लेकिन अब इसको याद रखने के लिए मैं इस मैप से आपको समझाता हूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नामों को हम कैसे याद रख सकते हैं। ये देखिए आपके पास एक वर्ल्ड का मैप है, बेसिक मैप दिखाया गया है ताकि हम साइक्लोन को समझें। नाउ यू कैन सी ये पार्ट इक्वेटर है यहाँ पे, राइट। ये पैसिफिक ओशन, इंडिया के नीचे जो ओशन वाला पार्ट है इंडियन ओशन है, राइट। अटलांटिक ओशन पहचानने का तरीका क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इनके बीच में जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड से, सिंस दुनिया तो गोल है, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड से फिर से ये वापस यहीं पे आएगा। तो ये पूरा पार्ट गोल होकर यहां देखिए, ये पूरा जो है पैसिफिक ओशन का पार्ट है, राइट। ओके, अब हम समझते हैं कहां कहां पे किस किस नाम से हम किस किस ओशन में बुलाते हैं इसको। सबसे पहले याद रखिए इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन के नाम से ही बुलाते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का रीजन। इस ऑस्ट्रेलिया के रीजन में साइक्लोन को विली विली के नाम से बुलाया जाता है, यहां पे विली विली के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद आ गया पैसिफिक ओशन। ये जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, याद रखने के लिए देखिए, ये इंडिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, और यहां पर है चाइना। तो चाइना के पास वाला जो ये ओशन वाला एरिया है टोटल, यहां पे इसको हम कहते हैं टाइफून, याद रखिएगा, यहां पे टाइफून कहेंगे इसको। तो इंडियन ओशन के पास साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया के पास विली विली, और ये जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है चाइना से लगा हुआ एंड अदर साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ जो लगा हुआ है, ये पूरा पैसिफिक ओशन में ये टाइफून कहलाता है। एटलांटिक ओशन वाला पार्ट यहां पे दो नाम से जानते हैं। जो अमेरिका के साथ वाला पार्ट है, अमेरिका में इसको कहा जाता है हरिकेन, सॉरी, अमेरिका में इसको कहा जाएगा टॉर्नेडो, राइट। एंड बाकी का जो पार्ट है आपका अटलांटिक ओशन, यहां पे इसको हम कहते हैं हरिकेन। इधर भी हम लोग इसको कहेंगे, पैसिफिक ओशन के इस तरफ भी हम लोग इसको हरिकेन के नाम से ही जानते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द साइक्लोन्स आर नेम्ड। फिर से आप देखिए इस वीडियो में, आपको पता लग जाएगा, इस स्लाइड में देखिए, हरिकेन बिटवीन अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, टाइफून नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, चाइनीज बॉर्डर सच एज ईस्ट सी। नॉर्मल साइक्लोन हम कहते हैं इंडियन ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन में। टॉर्नेडो यूएसए में टॉर्नेडो कहते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया, राइट, जो हमने किया। यूएसए में टॉर्नेडो, विली विली ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन कहेंगे हम, यहाँ पे टाइफून और यहाँ पे हरिकेन, राइट। सो दिस इज हाउ वी नेम द साइक्लोन। साइक्लोन की नेमिंग का एक तरीका और भी होता है कि जैसे अभी साइक्लोन अम्फन आया, तो किसने ये अम्फन नाम दिया होगा? साइक्लोन फानी था, साइक्लोन सागर था, तो कौन ये नाम देता है? तो ये जो नेमिंग का तरीका होता है साइक्लोन का, इसको हम लोग एक दूसरे साइक्लोन की वीडियो में पढ़ेंगे, हाउ टू नेम द साइक्लोन्स, राइट। अब थोड़ा बहुत हम लोग साइक्लोन अम्फन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, साइक्लोन अम्फन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म हुआ था, और धीरे धीरे ये एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो अम्फन नाम किसने दिया था? साइक्लोन अम्फन नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। इस बार थाईलैंड की बारी थी नेमिंग की, कैसे नाम दिया जाएगा वो भी हम समझेंगे, तो घबराइए नहीं, अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग इसको। सो साइक्लोन अम्फन ने अफेक्ट किया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश के रीजन को। और अम्फन प्री मॉनसून से पहले, मतलब प्री मॉनसून के टाइम पे आने वाले साइक्लोन में दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक, सॉरी, अम्फन जो साइक्लोन है ये प्री मॉनसून के टाइम पर आने वाला सेकेंड साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में आया था। इसके पहले प्री मॉनसून के टाइम पे आने वाला साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में था साइक्लोन फानी, राइट। देन प्री मॉनसून
मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि प्री मानसून पीरियड जो होता है ये साइक्लोन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी प्री मानसून के टाइम ये साइक्लोन इंडिया में आया था, राइट। हाउ साइक्लोन अम्फन बिकेम अ सुपर साइक्लोन। साइक्लोन अम्फन सुपर साइक्लोन कैसे बनता है? सुपर साइक्लोन हम कहते कब है इसको समझिए पहले। अगर विंड वेलोसिटी 222 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम सुपर साइक्लोन कहते हैं, राइट। सो साइक्लोन अम्फन पहले तो सुपर साइक्लोन नहीं था, बाद में ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई और ये सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ। सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट क्यों हुआ? इसका कारण यह था कि बे ऑफ बंगाल रीजन धीरे धीरे हीट अप होता जाना था। तो एक्सेसिव हीटिंग के कारण वहां पे ज्यादा क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और फिर धीरे धीरे ये सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट होता जाता है। सो ऐसे कौन कौन से कंडीशन थे जिसने अम्फन को सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट कर दिया? सबसे पहला रीजन, जो सरफेस टेम्परेचर है सी का काफी हाई हो गया, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पे, एंड लो वर्टिकल शियर विंड्स है। शियर विंड्स हम लोग समझेंगे, वन सेकेंड, हमें ट्रेड विंड वगैरह समझना होगा, अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग शियर विंड्स को समझते हैं, राइट। देन हरिकेन और साइक्लोन में देखिए क्या डिफरेंस है। लेकिन साइक्लोन हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक रीजन में, लेकिन हरिकेन हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में, राइट। सुपर इसके पहले जो सुपर साइक्लोन इंडिया में आया है उसका नाम है साइक्लोन गोनू, 2007 में आया। साइक्लोन कैर यह आया था 2019 में। अब एक कंसेप्ट होता है एंटी साइक्लोन का। एंटी साइक्लोन क्या है? एंटी साइक्लोन क्या होता है, देखिए, जब साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है तो सेंटर में लो प्रेशर एरिया होता है और उसी लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ विंड घूमता है। लेकिन एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर एरिया जनरेट होगा और इस हाई प्रेशर से आसपास का जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे विंड मूव करता है। तो जहां पे हाई प्रेशर एरिया होगा उसके विंड चारों तरफ फैल जाएगा, तो ऐसे में साइक्लोन की स्थिति खत्म हो जाती है और यही एंटी साइक्लोन कहलाता है। जब भी एंटी साइक्लोन होगा तो इसका मतलब है कि वो एरिया काम हो जाएगा, मतलब कि वो एरिया बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, राइट। सो देखते हैं इसको। इट्स अ वेदर सिस्टम दैट हैज हाई प्रेशर एट द सेंटर अराउंड व्हिच एयर सर्कुलेट्स इन क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये बात बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग। साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बनता था, लेकिन एंटी साइक्लोन में ये क्लॉकवाइज फॉर्मेशन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन में क्लॉकवाइज फॉर्मेशन होती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन होती है। So, such a high pressure area is usually spread over a large area created by descending warm air devoid of moisture. When it displaces heavier nitrogen and oxygen, it causes anticyclone. तो हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है, इसके बाद हाई प्रेशर से ये एयर डिसेंड करेगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, लो एयर की तरफ जाएगा, जिसके कारण की हैवी पार्टिकल जो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे वो रिप्लेस हो जाते हैं और ये एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन करता है, राइट। सो दोस्तों, ये था साइक्लोन के बारे में डिस्कशन हमारा। जो साइक्लोन का डिस्कशन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, एक और वीडियो का डिस्कशन करेंगे जिसमें कि हम लोग 66 बीपीएससी के रिलेटेड जो साइक्लोन के टॉपिक्स क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कशन किया जाएगा। ये हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों जिससे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ चल रहा होता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, आप डायरेक्ट प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी चलती है, क्योंकि मेंस को टारगेट करके ही प्रीलिम्स टारगेट होता है। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूंगा मैं अगले वीडियो में, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखना भी होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाई साइक्लोन्स आर फॉर्म मोर इन बे ऑफ बंगाल देन इन अरेबियन सी, व्हाट आर विंड फ्रंट्स, हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड, व्हाट इज आईटीसीजेड रीजन, एंड और कुछ एमसीक्यू को भी हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर बेस्ड डिस्कस। सो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हम दोनों ही डिस्कशन करेंगे, राइट। इसी तरीके से आपका टॉपिक चलेगा। दोस्तों, बीपीएससी श्योर सक्सेस आपकी तैयारी की आधारशिला को और मजबूत बनाने के लिए इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री की एक बुक लेकर आ रहा है आपके सामने। ये बुक आपके पास जल्द ही अवेलेबल कराई जाएगी। इस बुक में पहले इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी के द्वारा और उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ पास्ट ईयर बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम से लिए गए हैं।
प्लस कुछ नए क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिले हैं। सो जल्द ही ये बुक आपके पास अवेलेबल कराई जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।